एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज क्लास 8 में हम लोग हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों का एक-एक चैप्टर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर शो हो रहा है जो है भाषा और व्याकरण। तो देखते हैं इसमें क्या दिए हुए। देखिए हम लोग को पता है कि हम लोग क्या हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो हम लोग को क्या होता है कि अपने विचारों को आपस में आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है। हम अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो वही आपको साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो भाषा कहलाती है। भाषा को इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि भाषा क्या होता है। तो भाषा हम लोगों के विचारों को व्यक्त करने का साधन होता है। इसके भेद की बात करें तो इसके दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी जब जो है हम अपने विचारों को मुख से बोलकर आपको व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा का स्वरूप होता है। और वही जब हम अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करने का कार्य करते हैं तो वो लिखित भाषा होता है। देखिए भाषा का एक तीसरा रूप भी होता है सांकेतिक भाषा, जिसमें हम इशारों के द्वारा जो है अपने बात को व्यक्त करने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ दो ही दिया है तो हम दो ही लेके चलेंगे। भाषा की विशेषताएं और क्या क्या होती है, तो देखिए भाषा जो होता है वो आपको विचारों को प्रकट करने वाले एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या है, ध्वनियों का या संकेतों का एक समूह है जिसको हम लोग मौखिक भाषा के अंग के रूप में लेकर चलते हैं। ये जो है आपको एक व्यवस्था में आपस में बंधे हुए होते हैं, एक निश्चित इनकी व्यवस्था होती है। जैसे राम घर जाता है बोल रहे हैं, वहीं अगर हम बोले कि है घर जाता राम, ऐसे करके जो अगर शब्दों की हम व्यवस्था कर दें तो इसका कुछ सही मीनिंग नहीं निकलेगा। तो एक व्यवस्थित क्रम में होना ज़रूरी है। इसके अलावा आता है कि ये सारे जो हैं आपको एक साथ मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, वही व्यवस्थित क्रम। और भाषा का उद्देश्य क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा के घटक की अगर बात करें तो भाषा में कई सारे घटक होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है ध्वनि। हमारे मुंह से निकलने वाली जो स्वतंत्र आवाज़ होती है सबसे पहले, उसी को हम लोग ध्वनि कहते हैं। ध्वनियों के मिलने से आपको बनता है वर्ण। वर्ण जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वर्णों से मिलकर बनता है शब्द। शब्द जो होता है वो क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह होता है। वर्ण जो है जब एक साथ मिलकर कोई आपको मीनिंगफुल ऐसा कुछ बना देते हैं व्यवस्था, उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। इसके अलावा होता है पद। पद जो होता है वो स्वतंत्र रूप में वर्णों का समूह होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलें कि भारत देश आदि, परंतु अब उन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है जब हम लोग वाक्य में करते हैं तब जो है वो आपको पद कहलाते हैं। यानी कि है ये शब्द ही, लेकिन जब इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में कर दिए तो वो वाक्य के लिए क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। ठीक है, शब्द को जब हम लोग वाक्य में प्रयोग कर दिए तो वो वाक्य में पद के रूप में कहे जाते हैं। इसके अलावा आता है वाक्य। तो वाक्य क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक सार्थक आपको मीनिंग देता है, उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं हम लिपि की। लिपि जो होता है वो भाषा लिखने की विधि होती है। सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे कि हिंदी का आपको देवनागरी लिपि होता है, इंग्लिश का रोमन लिपि होता है, उर्दू का फारसी लिपि होता है, पंजाबी का गुरुमुखी लिपि होता है। बोली और उपभाषा की अगर हम बात करें तो बोली जो होती है वो सॉरी बहुत ही सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। जैसे कि हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो भोजपुरी जो है वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में समझी और बोली जाती है। इसको अगर आप बाहर यूज़ कीजिएगा तो कोई नहीं समझेगा। तो ऐसी भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। वहीं बोली जो है जब उसका थोड़ा-सा विकास हो जाता है, जब उससे साहित्य वगैरह की रचना होने लगती है, जैसे कि ब्रज भाषा या अवधी वगैरह भाषा है, इनमें आपको कुछ साहित्य रचनाएँ मिल जाएँगी। तो इसका हल्का-सा विकास जब बोली का होता है तो वो उपभाषा कहलाने लगती है। ठीक है? तो बोली की ही विकसित रूप है उपभाषा। अब बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण जो होता है वो हम लोगों को भाषा को शुद्ध पढ़ने और लिखने और समझने का ज्ञान देता है। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग जो है भाषा को सही तरीके से बोल लिख या समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि छोटा बच्चा बोलता है कि माँ खाना बना रहा है, कुछ भी बोल देगा, उसको नहीं पता होता है, व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग को व्याकरण का ज्ञान होते जाता है, हम लोग क्या करते हैं, आपको भाषा को बेहतर तरीके से समझते जाते हैं। अब बात करते हैं हम व्याकरण के अंगों की। तो व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार से क्या तात्पर्य है, वर्ण विचार का मतलब हो गया कि आपको जो जितने भी आपके भाषा की छोटी इकाई जो कि आपको वर्ण
सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके वो होता है वर्ण। और वर्ण विचार में जो है हम लोग वर्णों का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार में हम लोग शब्दों का अध्ययन करते हैं जो कि आपको वर्णों का समूह होता है। और वाक्य विचार में हम लोग जो है आपको वाक्यों का अध्ययन करते हैं जो कि आपको शब्दों का समूह होता है। अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की। देखिए यहाँ पर जो है जिनके पास बुक है भर लीजिए। पत्र भाषा का क्या है, लिखित रूप है। डैश का निर्माण सबसे पहले होता है, ध्वनि का निर्माण होता है सबसे पहले। भाषा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, विस्तृत भर लीजिए इसमें। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। व्याकरण के तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इसमें 3 भरिएगा। छत्तीसगढ़ी कहाँ की भाषा की बोली है, तो छत्तीसगढ़ भाषा की बोली है, छत्तीसगढ़ भर लीजिएगा इसमें। अब देख लीजिए सही गलत। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सही है। लिखी जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं, सही है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, सही है। भाषा हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है, नहीं ये गलत है। उपभाषा में भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उपभाषा से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए जब आप उपभाषा वाला टॉपिक पढ़िएगा ना क्या हम लोग को उपभाषा यहाँ पे है, क्या दे रखा है कि उपभाषा जो है क्षेत्र में जो है थोड़ा सा इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, इससे साहित्य की रचना हो जाती है और ये बोली की अपेक्षा जो है ज़्यादा विकसित होती है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आप क्या कर लीजिएगा, इसमें भी आप गलत मान लीजिएगा लास्ट वाले में। अब आपको पूरा करना है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, इधर आपको देवनागरी दिया है और खाली स्थान छोड़ा हुआ है, तो इधर आप संस्कृत भर लीजिएगा। नेपाली की लिपि क्या होगी, देवनागरी ही लिपि होती है नेपाली की भी। उर्दू की लिपि फारसी भर लीजिएगा। इसके अलावा आप गुरुमुखी दिए हुए तो इधर आप पंजाबी भर लीजिएगा। अंग्रेजी का लिपि हो जाता है आपको रोमन, तो रोमन भर लीजिएगा। अरबी की लिपि जो है वो हो जाती है आपको फारसी, फारसी भर लीजिएगा। गुजराती की लिपि भी जो है वो आपको देवनागरी ही होती है, तो आप इसमें देवनागरी ही भरिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मिल जाएगा। गुजराती की लिपि भी जो है देवनागरी ही होती है, तो आप क्या करिएगा यहाँ पे देवनागरी ही भर लीजिएगा। अब मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। पंजाबी का गुरुमुखी से मिला लीजिए। हिंदी है, हिंदी क्या है, राजभाषा से मिला लीजिए। एक विदेशी भाषा जर्मन से मिला लीजिए। भाषा का रूप लिखित से मिला लीजिए। दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा उर्दू से मिला लीजिए। ये हो गया आपका कंप्लीट पहला लेसन हिंदी ग्रामर का। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर पर। इंग्लिश ग्रामर में आपका पहला चैप्टर जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। जैसे कि अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, A to Z। अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, भवेल और कॉन्सोनेंट। 5 भवेल A E I O U, और इन पाँचों को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लेटर्स जो होते हैं वो क्या बनते हैं, एक साथ मिलकर वर्ड का निर्माण करते हैं। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक प्रॉपर मीनिंग बनाता है, उसको हम लोग वो सेंटेंस कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर है। ग्रामर क्या करता है, हम लोगों को ठीक ठीक जानकारी देता है कैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए भाषा को। इसके अलावा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो कितने होते हैं, 8 होते हैं, आपको सबको पता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये सारा जो है आपको इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। और इसका जो है एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सेंटेंस का डेफिनेशन लिखना है, ग्रामर का डेफिनेशन लिखना है और पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखना है। ये तीनों आप लोग खुद से लिखिएगा। सेकंड चैप्टर भी हम आज ही करवा देते हैं क्योंकि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हम लोग 3 चैप्टर आज करें बेटा। हिंदी ग्रामर का पहला लेसन, इंग्लिश ग्रामर का पहला लेसन और दूसरा लेसन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला क्या आता है, नाउन आता है। नाउन की अगर परिभाषा की बात करें तो नाउन जो होता है वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। राम, श्याम, दिल्ली, पटना, बम्बे सब नाउन ही हो गया। नाउन के 5 भेद होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं, जैसे पटना, दिल्ली, बॉम्बे, राम, श्याम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। और वही कॉमन नाउन जो होता है वो पूरे क्लास को एक साथ जो नाम दिया जाता है वो होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोल रहे हैं पटना, ठीक है, तो पटना तो हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन वही अगर सिटी बोल दिए तो सिटी में तो दुनिया का सारा सिटी आ गया, तो सिटी कॉमन नाउन हो गया, लेकिन पटना क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर एक सिटी का नाम है।
तो वो हो जाएगा हम लोग का प्रॉपर नाउन। जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं गर्ल, तो गर्ल में तो पूरी दुनिया की लड़की आ गई, तो गर्ल हो गया कॉमन नाउन। लेकिन वही बोल रहे हैं सीता, तो सीता तो किसी एक खास लड़की का नाम है, तो जहाँ खास का जिक्र हो जाए वो प्रॉपर नाउन। और जहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा दुनिया का सारा मतलब वो व्यक्ति या वस्तु शामिल हो जाए, वो कॉमन नाउन। आई बात समझ में? जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कंट्री, तो कंट्री में तो दुनिया का सारा कंट्री आ गया, तो ये हो गया कॉमन नाउन। लेकिन वही अगर हम बोल रहे हैं इंडिया, तो इंडिया क्या है, कोई एक विशेष कंट्री का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब चलिए कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो समूह का नाम होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना चाबी का गुच्छा, यानी चाबी के समूह को हम नाम दे दिए गुच्छा, ठीक है, बंच ऑफ कीज या पेयर ऑफ शूज या आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो जो हम लोग नाम दे देते हैं किसी ग्रुप को, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके अलावा मटेरियल नाउन होता है, ऐसे नाउन इसमें शामिल किए जाते हैं जिनको हम लोग नाप या तौल सकते हैं, जैसे कि चीनी, तेल, गेहूँ, आटा, ठीक है। ये सारे जो होते हैं मटेरियल नाउन कहलाते हैं, क्योंकि इनको नापा या तौला जा सकता है। इसके बाद करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिस जो होता तो है, लेकिन उसको हम लोग जो है आपको छू नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि ईमानदारी, ईमानदारी जैसी चीज़ होती तो है, लेकिन ईमानदारी को हम लोग क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं ना देख सकते हैं, ईमानदारी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बहादुरी, बहादुरी को आप देख सकते हो कि कितना बहादुरी है एक आदमी के अंदर, 1 किलो है कि 2 किलो बहादुरी है, सब तो नहीं हम लोग देख सकते हैं या नाप सकते हैं या छू सकते हैं उसको, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। तो ऐसे नाउन जो कि होते हैं लेकिन सिर्फ उनको हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाता है इसका एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर जो है आपको बोल रहा है क्या, कि निम्नलिखित वाक्य में से नाउन को निकालकर और आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर नीचे चार्ट दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे ये जो चार्ट दिया हुआ है, जैसे पहला वाला में देखिए हम बता दे रहे करके, द बॉय इज गोइंग टू मुंबई, ठीक। तो इसमें नाउन क्या है, द बॉय है और मुंबई है, तो द बॉय है, हो गया। अब इसका काइंड बताना है, तो कौन सा काइंड है, कॉमन नाउन है। इसके बस काइंड बताना है और वो नाउन बताना है, और कुछ नहीं करना है। मुंबई है तो मुंबई लिख दीजिएगा, और काइंड में क्या लिख दीजिएगा, मुंबई हो जाएगा आपको प्रॉपर नाउन। सी स्पीक्स इंग्लिश, तो इंग्लिश हो जाएगा आपको, इंग्लिश लिख दीजिएगा नाउन में, और इधर काइंड में लिख लीजिएगा प्रॉपर नाउन। दे रीड देयर बुक्स, बुक्स लिख दीजिएगा नाउन में, और काइंड में क्या लिख दीजिएगा, कॉमन नाउन लिख दीजिएगा। द यमुना इज अ बिग रिवर, द यमुना लिख दीजिएगा नाउन में, इधर लिख दीजिएगा प्रॉपर नाउन। रिवर लिख दीजिएगा नाउन में, और काइंड में लिख दीजिएगा कॉमन नाउन। द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, रिंग जो है वो क्या हो जाएगा आपको, कॉमन नाउन हो जाएगा। गोल्ड यहाँ पे मटेरियल नाउन हो जाएगा। मोहन वॉज वेरी वीक इन हिज चाइल्ड, मोहन प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। द मिल्क इज स्वीट, द मिल्क जो है वो आपको नाउन हो जाएगा, और काइंड इसका मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। इधर में क्या बोल रही थी, रिंग जो है वो नाउन में हो जाएगा, उसके काइंड में आपको मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो ये आपको एक्सरसाइज करना है, और हिंदी ग्रामर का एक्सरसाइज करना है, दोनों आपको होमवर्क में करना है। सारे बच्चों को करना है होमवर्क, कोई भी मिस नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। होमवर्क सब किसी को करना है। चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।